So today we are doing customer services in logistics. बच्चे if I am talking about logistic word तो इससे ये तो पता चल जाता है कि we are talking about transportation, warehousing, right, material handling, packaging, ये सब चीजों की हम बात कर रहे हैं. So logistics का customer service के साथ क्या link है? That is a today lecture. So starting with customer service and logistics. Customer service is an important element for making a successful business. We all know that customer is a king of a market, and without satisfying the customer, we cannot hold a good position in the market, right? अगर कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करेंगे, अगर कस्टमर जो डिमांड कर रहा है उसे सेटिस्फाई करेंगे, ओनली देन वी आर एबल टू सर्वाइव, अदरवाइज हमारा जो बिजनेस है दैट इज ऑफ नो यूज. सो कस्टमर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, चाहे लॉजिस्टिक्स को, चाहे हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, चाहे मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, किसी भी फील्ड की हम बात कर रहे हैं, द मेन एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कस्टमर सर्विस. नाउ we can have a wonderful product but without excellent customer service the item will never be purchased. हमने बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, उसमें सारी क्वालिटीज डाली है, हमारा प्रोडक्ट जी सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, बट अगर हमें कस्टमर से डील करना नहीं आता, इफ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल द कस्टमर कंप्लेंट्स और कस्टमर क्वारीज, कस्टमर से डील कैसे करना है, हाउ टू प्रेजेंट आवर प्रोडक्ट, देन वो इतना अच्छा जो हमने प्रोडक्ट बनाया होता है दैट इज ऑफ नो यूज. सो कस्टमर उसे कभी भी परचेज नहीं करेगा जितनी देर तक कस्टमर सर्विसेज बेटर नहीं होंगी. So the customer interact with the company through a number of channels, and the level of a service that is affordable or that is afforded by the customer goes a long way to achieving a customer satisfaction and in turn more orders for the company. सो अब एक कंपनी अपने कस्टमर के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रही है. देखो कस्टमर के पास बड़े सारे मोड्स हैं, कस्टमर हैव लॉट ऑफ मोड्स जिसके साथ वो हमारी कंपनी के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, चाहे डायरेक्टली और चाहे इनडायरेक्टली. सो वो हमें कंप्लेंट्स कर सकता है थ्रू, हमें हमारी वेबसाइट्स, हमारे कस्टमर केयर के नंबर होंगे, वो उससे हमें डील कर सकता है. हम अगर कोई सर्वे कंडक्ट करने गए हैं, हम वहां पे कस्टमर से बात कर सकते हैं. इवन दो हमने जहाँ पे अपना सामान दिया है, हमारे रिटेलिंग आउटलेट्स, हम उनके थ्रू अपने कस्टमर से इंटरैक्ट कर सकते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ और देयर आर अ नंबर ऑफ चैनल्स जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर से इंटरैक्ट कर सकते हैं. और ये जो द लेवल ऑफ अ सर्विस दैट इज अफोर्डेड, द कस्टमर गोज अ लॉन्ग वे टू अचीविंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि हम उनको किस लेवल की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इस चीज पे डिपेंड करता है कि हाउ सेटिस्फाइड आवर कस्टमर इज, कि हमारा कस्टमर जो है वो कितना सेटिस्फाई होगा और हमारी कंपनी को और कितने ऑर्डर्स मिलेंगे. सो हमने प्रोडक्ट बना लिया, हमने उसकी सेल्स के लिए प्रमोशन कर दी, हर चीज कर दी, बट अगर हमारी कस्टमर के साथ डीलिंग बेटर नहीं होगी तो हम जो मर्जी कर ले, हमारी जो है चीज वो परचेज नहीं करेगा कस्टमर. सो द कस्टमर इंटरैक्ट थ्रू आवर डिपार्टमेंट सच एज शिपिंग, क्वालिटी कंट्रोल, अकाउंटेबल रिसीवेबल एंड रिपेयर सर्विसेज. कस्टमर इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू, कि हम जब डिलीवर करने जाते हैं प्रोडक्ट तब हमारे साथ कस्टमर इंटरैक्ट कर रहा है, क्वालिटी के बारे में हमें उनसे जानना है, हाउ क्वालिटी प्रोडक्ट वी आर मेड और वी आर मेकिंग, तो उस चीज में भी हम कस्टमर से फीडबैक लेते हैं. सो कस्टमर इज इंटरैक्टिंग विद अस थ्रू दिस मोड ऑल्सो. देन अकाउंट्स रिसीवेबल, जब पेमेंट्स हो रही हैं कस्टमर्स के हमें, देन इट इज ऑल्सो मोड ऑफ इंटरेक्शन. एंड लास्ट इज द रिपेयर सर्विसेज, कस्टमर की कोई क्वेरी आ गई है, कोई कंप्लेंट आ गई है, उसे कोई इंस्टॉलेशन करवानी है, कोई उसे रिपेयर करानी है. सो दैट इज ऑल the ways through which a customer interact with our department. So each department must offer the same high level of a customer service in order to maintain an excellent customer service. ये नहीं है कि एक डिपार्टमेंट बड़ी अच्छी सर्विसेज दे रहा है और दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो कस्टमर को इग्नोर कर रहा है. द थिंग इज दैट कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो इक्वल लेवल की सेटिस्फेक्शन हमारे कस्टमर को प्रोवाइड करें, ओनली देन वी आर एबल टू सेल आवर प्रोडक्ट टू देम. सो हर डिपार्टमेंट को सेम लेवल की जो सर्विसेज हैं वो कस्टमर को ऑफर करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू मेंटेन एक्सीलेंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अपने कस्टमर को फुली सेटिस्फाई करने के लिए. नाउ व्हाट आर द फीचर्स? वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रेटेजिक प्रोसेस फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज टू द कस्टमर. अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें तो लॉजिस्टिक्स जो है बच्चे, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक प्रोसेस जिसके थ्रू हम कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज पे कर सकते हैं.
देखो हर कंपनी, हर एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म या हर प्रोडक्शन फर्म, उन्होंने कुछ ना कुछ सर्विसेज और गुड्स ऑफर करने ही करने हैं. हाउ वी डिफरेंशिएट आवर कंपनी फ्रॉम आवर कंपिटिटर इज द वे इन विच वी आर डीलिंग विद आवर कस्टमर, कि हम कस्टमर के साथ कैसे डील कर रहे हैं, दैट मेक्स अस यूनिक इन द मार्केट. सो इस केस में दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजीज, कि उसके लिए हम जो स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, इट इज अ स्ट्रेटेजिक प्रोसेस विच इज प्रोवाइडिंग वैल्यू टू आवर कस्टमर. वो हमारे कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा चीज प्रोवाइड कर रहा है. हम उन्हें, देखो वैल्यू ऐड करने का मतलब है कि बेसिक प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, उसके साथ हम उनको कुछ एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट इज इंश्योर ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड सर्विसेज. ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड सर्विसेज का मतलब क्या है कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिक, जब भी हम लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, वी ऑलवेज कंसीडर कॉस्ट ऑल्सो. देखो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, पैकेजिंग, ये सब चीजों की कॉस्ट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है. और कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए वी आर देयर टू प्रोवाइड अ सर्विसेज टू द कस्टमर. So if we have effective management in case of logistics, we are able to negotiate between cost and services. हम अपनी cost और services के बीच में balance create करके रख सकते हैं. Keep customer happy and loyal. If we are providing them excellent services, if we interact with our customer in very well manner, so all these things हेल्प इन कीपिंग द कस्टमर लॉयल टू आवर कंपनी. कस्टमर हमें छोड़ के किसी और के पास नहीं जाता अगर उसे हमारी सर्विसेज जो है वो अच्छी लगती है, देन दे आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद आवर. देन इज ब्रिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप विद सप्लाई चेन मेंबर्स. सप्लाई चेन मेंबर्स कौन है बेटा? द मेंबर्स थ्रू विच आवर सप्लाई चेन वर्क्स. तो यहाँ पे क्या होगा कि लॉजिस्टिक्स के थ्रू हमारी सप्लाई चेन जो है वो कंप्लीट होती है. सप्लाई चेन मेंबर हो गए हमारे सप्लायर्स, हमारे कंपनी जिसके पास हमारा रॉ मटेरियल आना है, देन ऑपरेशनल मैनेजमेंट जिन्होंने वो चीज को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, देन आवर कस्टमर, दीज आर मेंबर्स ऑफ सप्लाई चेन. नाउ अगर हमारी लॉजिस्टिक्स अच्छी होंगी, टाइमली डिलीवर हो रहा है, हम वेयर हाउसिंग अच्छे से कर रहे हैं, पैकेजिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो दैट ब्रिंग अ गुड और कोर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अ सप्लाई चेन ऑल्सो. The next point is start with order entry and end with the delivering to the customer. अगर logistics की बात करें तो it always start with the order entry. Order entry means when we receive the order. हमारे पास ऑर्डर आ गया है और वो खत्म कब होगा? When the product is delivered to our customer in a good condition. जब एक प्रोडक्ट हमारे कस्टमर तक डिलीवर हो जाता है इन गुड कंडीशन, देन दैट वहां पे हमारा लॉजिस्टिक्स का काम जो है वो खत्म हो जाता है. वहां पे जो हमारा काम स्टार्ट होता है दैट इज ऑफ अ कंपनी की, हाँ उनको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनसे फीडबैक लेना दैट हाउ गुड और एफिशिएंटली आवर प्रोडक्ट वर्क्स. And the last point is bring about competitive advantage to a marketplace, increase sales and improve profit. If we are providing all these services to customers, जितने हमने ऊपर points पढ़े हैं, if we are able to provide this much of quality to our customer, तो इससे क्या होगा? We are one step ahead to our customer. हम अपने customer से एक कदम आगे ही होंगे. हमारी marketplace, हमारी मार्केट पोजीशन, हमारी मार्केट प्लेस वो अच्छी होगी, हमारी सेल्स इंक्रीज करेंगी, और अगर हमारी सेल्स इंक्रीज करेंगी दैट मींस इट इंप्रूव्स आवर ओवरऑल प्रॉफिट आल्सो. यहां तक क्लियर हुआ बच्चे? टिल फीचर क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑलराइट. द नेक्स्ट थिंग इज द कंपोनेंट ऑफ कस्टमर सर्विस. नाउ अब हम कस्टमर सर्विस की बात कर रहे हैं, तो कस्टमर सर्विस में क्या क्या चीजें आती हैं? द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज pre-transaction element. Pre-transaction element means the customer service factors that arise prior to the actual transaction take place. Pre मतलब पहले, transaction मतलब जो भी उन्होंने मांगा या जो भी उनके साथ डीलिंग हुई, that is a transaction. Now if we define pre-transaction element, it means वो customer services के factor जो कि actual transaction, actual dealing करने से पहले arise होते हैं. मीन्स कस्टमर हमारे पास आया है, उसने जो इंक्वायरी करनी है हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड, जो उसने प्राइस पूछना है, जो क्वालिटीज पूछनी है, हर वो चीज, दैट ऑल कम अंडर अ प्री ट्रांजेक्शन एलिमेंट. आफ्टर देन द सेकेंड स्टेज इज ट्रांजेक्शन एलिमेंट. सेकेंड स्टेज इज द एलिमेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू द फिजिकल ट्रांजेक्शन. ये जो ट्रांजेक्शन एलिमेंट है, यहाँ पे हमारी कस्टमर के साथ फिजिकल ट्रांजेक्शन जो है दैट टेक प्लेस. मीन्स बेसिकली कस्टमर जो है, या उसने ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर के बाद हमारे लॉजिस्टिक्स के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है उनके पास,
मीन्स जितनी भी फिजिकली ट्रांजेक्शन है, जो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन अकर होती है, दैट कम अंडर अ ट्रांजेक्शन फेज. एंड द थर्ड फेज इज पोस्ट ट्रांजेक्शन एलिमेंट. पोस्ट ट्रांजेक्शन एलिमेंट क्या होंगे? हमारी डिलीवरी के बाद के जो एलिमेंट्स है, दैट कम अंडर अ पोस्ट ट्रांजेक्शन एलिमेंट. इसमें हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज आ जाती हैं. सो दीज इन्वॉल्व दोज एलिमेंट दैट अकर आफ्टर द डिलीवरी हैज टेकन प्लेस. कि हमने प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया है अपने कस्टमर को, एंड आफ्टर डिलीवरी जो एलिमेंट्स, जो सर्विसेज हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, दैट कम अंडर अ पोस्ट ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स. Now these are some drivers who help in generating a customer services in very good manner. कि कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम अपने कस्टमर को सर्विसेज अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवा सकते हैं. सो तीन तरह की हमारी चीजें हैं: प्रोसेस, टूल एंड कल्चर. सो इफ वी टॉकिंग अबाउट प्रोसेस में अब क्या क्या चीजें हमारी आ जाएगी? देखो, ऑर्डर बुक करना. व्हेन वी आर प्लेसिंग ऑर्डर टू समवन, हम किसी को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, अगर उनका प्रोसीजर ऑर्डर प्लेस करने का बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, हमें समझ नहीं आ रहा है हाउ टू प्लेस द ऑर्डर, तो हम उनको छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑर्डर बुकिंग. कि ऑर्डर बुकिंग जो है, दैट इज कन्वीनियंट फॉर आवर कस्टमर. कस्टमर को ऑर्डर बुक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. द सेकेंड वेरी थिंग इज हैंडलिंग. हैंडलिंग मीन्स हाउ वी हैंडल आवर कस्टमर. कस्टमर आया है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या हमने वो सुनी है? क्या हम अपनी ही उनके ऊपर बातें बोली जा रहे हैं, उनका नहीं सुन रहे कि उनको क्या चाहिए? So how we handle that customer is also a very important in case of a customer services. Then is documentation. If we talk about the documentation, what type of documentation? कि paper work कैसा होगा, कि how we are preparing our document. क्या हमने कस्टमर का रिकॉर्ड जो है वो अपने पास रखा है? क्या हमारे पास कस्टमर की जो डीलिंग्स है, जितने बार उसने हमसे चीज परचेज की है, वो हमारे पास इन फाइल्स हैं? हमारे पास अगर कस्टमर की उसकी कोई कंप्लेंट आई है, क्या वो हमने नोट किया है? हाउ वी आर प्रिपेयरिंग आवर डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. एंड द लास्ट इज अ फीडबैक. कि कस्टमर के पास चला गया है हमारा प्रोडक्ट, एंड हाउ ही फील्स आफ्टर यूजिंग आवर प्रोडक्ट इज अ फीडबैक. कि फीडबैक जो है वो कैसा होगा, कस्टमर कैसा रिएक्ट कर रहा है आफ्टर यूजिंग आवर प्रोडक्ट. सो दीज आर 4 points which come under a process which help in increasing customer services or customer satisfaction. एंड फॉर दैट पर्पस देर आर सम टूल्स. ये सब चीजों को हैंडल करने के लिए कुछ टूल्स है, कुछ इक्विपमेंट्स है, जिस जैसे हमारा सॉफ्टवेयर हो गया. लाइक सॉफ्टवेयर हमारे पास, जैसे अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो वी हैव टैली, वी हैव बिजी. तो इन सब चीजों में क्या है कि वी नीड नॉट टू पुट ईच एंड एवरी वर्ड. हम वहां पे सिर्फ अपने फिगर्स लिखते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, दे आर सेल्फ जनरेटेड इन दी सॉफ्टवेयर. इसी तरह हर बिजनेस के लिए एक, मतलब हर बिजनेस जो है, दे आर प्रिपेयरिंग देयर मैनुअल डॉक्यूमेंट, बट दे हैव आल्सो अ गुड सॉफ्टवेयर जो सारा प्रोसीजर हमारा हैंडल करते हैं. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू ट्रैक. बड़ी सारी चीजें होती हैं जिन्हें हमने रिकॉर्ड करना होता है, एंड ईच एंड एवरीथिंग अगर हम पेपर वर्क करने लगे तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. सो द फर्स्ट वेरी टूल इज सॉफ्टवेयर. आफ्टर इज ट्रैकिंग. हम जब कोई ऑनलाइन ऑर्डर परचेज करते हैं, वी ऑल नो कि हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं. वी आर एबल टू ट्रैक दैट प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ से चला है, वो कहाँ पहुंचा है, और वो हमें कब मिलेगा. नॉट ओनली प्रोडक्ट, जैसे हमने किसी को कोई कुरियर भेजना है, कोई हमने एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान भेजना है, इवन देन वी आर ट्रैकिंग इट ऑन आर सॉफ्टवेयर. और जो भी हमारे पास मोड है, मोबाइल्स हैं, पीसीज है, हम उन पे उनके ट्रैक कर सकते हैं. सो ट्रैकिंग इज वेरी गुड फीचर विच हेल्प इन एनहांसिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन. देन इज टेक्नोलॉजी. ऑफ कोर्स, अगर हम मैनुअल कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा कोई फिजिकल स्टोर है, हम वहां पे बेच रहे हैं, देन देर आज की टेक्नोलॉजी है वो इतनी अपग्रेड हो गई है. देर आर मेनी गैजेट्स और गिज्मोस जो आज के टाइम पे यूज हो रहे हैं. उस केस में हम उन्हें यूज कर सकते हैं फॉर डिलीवरिंग अ गुड वैल्यू टू द कस्टमर, की उन कस्टमर जो है हमारा सेटिस्फाई हो जाए. वी आर प्रोवाइडिंग होम डिलीवरी टू देम. वी आर प्रोवाइडिंग आवर एक्सपर्ट्स टू टॉक विद देम, है ना. जब हम किसी ऑनलाइन साइट्स पे जाके कोई चीज परचेज करते हैं, तो वहां पे मे आई हेल्प यू का ऑप्शन होता है, वहां पे चैट का ऑप्शन होता है. वी आर टॉकिंग टू देयर एक्सपर्ट्स एंड नो कि क्या चीज हम, हमारे लिए कौन सी चीज जो है वो बेटर रहेगी, कौन सी कंडीशन में. सो देयर इज अ टेक्नोलॉजी विच कैन हेल्प टू एनहांस द प्रोसीजर. एंड देन ऑफ कोर्स इज अ वेबसाइट. सो वेबसाइट के बारे में अगर बात करें तो
हर कंपनी की वेबसाइट होती ही होती है, वहां पे उन्होंने अपनी डिटेल हिस्ट्री, उनकी प्रोडक्ट अपग्रेडेशन, क्या उनका प्रोडक्ट रेंज है, क्या प्राइजेस हो सकते हैं, प्राइजेस चलो नहीं भी होंगे बट कई कंपनीज प्राइजेस के साथ डाल देती हैं कि ऑर्डर्स मिल जाए। तो वेबसाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टूल जिसके थ्रू कस्टमर हम तक पहुंच सकता है। सो दीज आर टूल्स विच आर हेल्प in increasing or which are helping the customer to reaching our company. And the last thing is culture. Now अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो बच्चे द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आती है कल्चर का सोच के, दैट इज कि हमारे एथिक्स क्या है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज अ ओनरशिप। ओनरशिप मीन्स कंपनी जो है वो चल कैसे रही है, कि कंपनी जो है हाउ वेल दे आर वर्किंग, कि जो उसका ओनर है वो कैसा है, उसके कोड ऑफ कंडक्ट कैसे हैं, हाउ डिसिप्लिन दैट पर्सन इज, कितना डेडिकेटेड है वो अपने काम की तरफ, हाउ कमिटेड दैट वर्क पर्सन इज। कमिटमेंट ऑफ कोर्स अगर कोई भी कंपनी हमने चलानी है द कमिटमेंट और डेडिकेशन इज द फोरमोस्ट थिंग। अगर आज हम अपने आप से कमिटमेंट करते हैं दैट हमने ये काम करना है, ओनली देन वी आर एबल टू डू दैट वर्क। So commitment is also important. कोई goal है, कोई objective है, we want to achieve that goal, then we need to be committed with that goal. Then is a teamwork. Of course, single person cannot do anything. अगर मैंने कंपनी चलाई है और मैं सोचूं कि मैं ही सारा कुछ कर लूं, मैं ही प्रोडक्ट बना लूं, मैं ही प्रोडक्ट बेच लूं, मैं ही कस्टमर की सर्विसेज ले आऊं, मैं ही कस्टमर से पैसे भी ले आऊं, तो मैं ही उसकी इंस्टॉलेशन कर रहा हूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। स्मॉल लेवल के ऊपर ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल कि हम स्मॉल लेवल के ऊपर ये काम, फिर भी एक सिंगल पर्सन के बस की बात नहीं होती है। सो टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम टीम वर्क के हमें पता है, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया है, वी आर गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमने सबकी पोजीशन देख के उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं एंड ईच पर्सन नोज कि उनको किसको रिपोर्ट करना है। द टीम वर्क में जब काम होता है देन इट गिव्स अ एक्स्ट्रा वैल्यू और इट गिव अ एक्स्ट्रा, कह लो मतलब आपके एफर्ट्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, इट क्रिएट्स एनर्जी इन डूइंग सम वर्क। देन इज केयर एंड फोकस। ऑफ कोर्स केयर एंड फोकस, कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज की, अपने कस्टमर की केयर करेंगे और ध्यान देंगे उनके तरफ, ओनली देन दे आर लॉयल। कस्टमर के केस में भी और एम्प्लॉयज के केस में भी, अगर हम हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे हमसे तभी वो हमारा काम अच्छे तरीके से करेंगे, और अगर हमारे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे हमसे तभी वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से खरीदेंगे। सो ऑल दीज कस्टमर सर्विस ड्राइवर्स आर क्लियर टू यू? हाँ जी, समझ आए बच्चे? Yes, ma'am. The next thing is multifunctional dimension of customer services. Now multifunctional dimensionals का मतलब क्या है कि कस्टमर को जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनमें कुछ डायमेंशंस का ध्यान रखना पड़ता है। डायमेंशंस आप कह सकते हो लाइक कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो वेरी फर्स्ट इज टाइम। यूजुअली ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम साइकिल, अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, जब कस्टमर ने ऑर्डर दिया है और जब कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंच रहा है। सो वो जो टाइम साइकिल है दैट इज अ फर्स्ट डायमेंशन, कि ऑर्डर जो है वो कंप्लीट कितने टाइम में हो रहा है। देखो आज मैंने ऑर्डर किया, अगर कोई कंपनी कह रही है कि हम आपको हफ्ते में वो चीज दे देंगे, बट हफ्ते बाद वो चीज हम तक नहीं पहुंची है और इट टेक अ मंथ, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में हम शायद अगली बार उस कंपनी से चीज लेने में सोचे दो भरी। सो द टाइम इज वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमारी ऑर्डर फुलफिलमेंट का जो टाइम साइकिल है वो कैसे वर्क कर रहा है। देन इज डिपेंडेबिलिटी, that is guaranteed fixed delivery time of accurate and undamaged order। डिपेंडेबिलिटी मतलब हमने अपना प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचाना है, हम कस्टमर को इस चीज की गारंटी दे रहे हैं कि ऑन टाइम प्रोडक्ट पहुंचेगा और विदाउट एनी डैमेज प्रोडक्ट पहुंचेगा। कि लाइक हम सबको होता है कि हाँ प्रोडक्ट हमारा इतनी दूर से आना है, हो सकता है इसमें कोई डैमेज हो जाए, फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स हैं, टूट जाए हमारे तक आते आते, तो इसका कोई फायदा नहीं। वी आर एश्योरिंग आवर कस्टमर कि हम उन्हें टाइमली एक्यूरेटली गारंटीड प्रोडक्ट दे रहे हैं और विदाउट एनी डैमेज दे रहे हैं, देन दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। देन इज अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस चीज में आती है बेटा, ऑर्डर टेकिंग में और क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने में। ऑर्डर टेकिंग मीन्स वो हमसे ऑर्डर ले रहे हैं, हाउ वेल दे आर कम्युनिकेट विद अस। अगर हमारी कोई क्वेरी है, हमारा कोई डाउट है, अगर हम उनसे पूछ रहे हैं, हाउ वेल दे आर इन देयर सर्विसेज, कि वो हमारे डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं।
या हमारी कोई आफ्टर सेल सर्विसेज है, प्रोडक्ट परचेज करने के बाद हमें कोई कंप्लेंट आ गई है, कोई मुश्किल आ गया, हाउ वेल दे आर हैंडलिंग अस, सो दैट इज अ कम्युनिकेशन। अगर हम ये चीज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं मींस वी आर डूइंग वेल, और कस्टमर हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। देन इज अ फ्लेक्सिबिलिटी, the ability to recognize and respond to a customer changing need. Flexibility means we need to change according to the time, कि ये नहीं है कि हम एक जगह पे खड़े रहे, हमने जो काम कर दिया, नहीं मैंने तो ऐसा ही करना है काम, कस्टमर जो मर्जी मांगे कस्टमर को जाने दो, मैं अपना काम ऐसे कर रहा हूं, मैंने ऐसे ही करना, कस्टमर ने लेना ले, नहीं लेना ना ले। दैट इज नॉट अ राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स द कस्टमर। ऐसे कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा। वी नीड टू रिकॉग्नाइज द कस्टमर चेंजिंग नीड, कि आज के टाइम पे और पिछले 10 सालों में हम देखें तो कस्टमर की नीड्स जो है वो बड़े वास्ट लेवल पे चेंज हुई हैं, और अगर हम आज भी कस्टमर को उसी टाइम से हैंडल करेंगे दैट डज नॉट प्रूव वेरी इफेक्टिव टू आवर कंपनी। सो उस केस में बच्चे, सबसे पहली चीज वी नीड टू रिकॉग्नाइज, हमें ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कस्टमर की चेंजिंग नीड्स कैसी है एंड हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट नीड्स, कि हम उस नीड्स को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So these 4 dimensions are very important if we talk about a customer service, कि कस्टमर सर्विसेज अगर हमने प्रोवाइड करनी है तो ये 4 चीजें होनी जरूरी हैं। हमें टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, किसी का कोई डाउट है? नो मैम। ओके, तो बच्चे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कस्टमर सर्विसेज, तो ये 4 चीजों को हमें बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इनके ऊपर, कि टाइमली हमारा ऑर्डर फुलफिलमेंट का जो साइकिल है दैट मस्ट बी ऑन टाइम। हम जो है कस्टमर अगर हम पे डिपेंड है तो वी आर प्रोवाइडिंग देम गारंटीड फिक्स डिलीवरी, और हम जो उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं दैट इज अनडैमेज्ड। देन देयर आर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि हमारी उनकी जो क्वारीज है उनका रिस्पॉन्ड क्विक हो, उन ऑर्डर टेकिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड द वेरी लास्ट थिंग इज वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल, we need to recognize the customer needs and we are ready to respond them. After this, the next thing is customer delivery destination. Now customer delivery destination is what से आपको क्या समझ लग रहा है कि कस्टमर तक हमने प्रोडक्ट पहुंचाना है, और the way destination means the way from which we are providing product to customer. तो इसमें बच्चे हमारे 2 तरह की हम यहाँ पे चीजें करेंगे, वन इज इंटरनल कस्टमर एंड अदर इज एक्सटर्नल कस्टमर। ये आपने पहले कभी सुना आई थिंक हो किसी ने या नहीं, कि कस्टमर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, एक तो हमारे इंटरनल कस्टमर है, दूसरे हमारे एक्सटर्नल कस्टमर है। ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स के केस में ही होता है, बिकॉज लॉजिस्टिक्स के केस में बच्चे देयर इज अ वेयर हाउसिंग ऑल्सो। कस्टमर जो प्रोडक्ट चाहता है वो डायरेक्टली उस तक नहीं पहुंचता, सेंटर में उसकी ब्रेक लगती है, दैट इज इन वेयर हाउस। सो इसलिए जो हमारे कस्टमर हैं उनको 2 तरह से डिवाइड किया गया है, एक इंटरनल कस्टमर और दूसरा एक्सटर्नल कस्टमर। अगर हम इंटरनल कस्टमर की बात करें तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउसिंग इज एन इंटरनल कस्टमर फॉर लास्ट प्रोडक्शन पॉइंट। सपोज मेरी कंपनी से प्रोडक्ट निकला है कस्टमर तक पहुंचने के लिए, मेरी कंपनी दिल्ली में है, प्रोडक्ट पहुंचना है अमृतसर, तो अब प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली, अगर मेरा ट्रक आ रहा है सामान लेके, तो डायरेक्टली कस्टमर के घर की बेल बजा के तो उन्हें प्रोडक्ट देने से रहा। सो देयर आर सम प्लेस जिसे हम वेयर हाउस बोलते हैं, जहां पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो होता है। तो वो वेयर हाउसिंग, वो वेयर हाउस जहां से लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रोडक्ट, दैट इज द पॉइंट जिसे हम इंटरनल कस्टमर बोलते हैं। आफ्टर इज एक्सटर्नल कस्टमर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल विच टेक द ऑनरशिप। एक्सटर्नल कस्टमर का मतलब क्या है बेटा, जैसे हमारे होलसेलर, रिटेलर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, जिसने वेयर हाउसिंग से हमारा प्रोडक्ट जो है वो लिया है टू गिव अ कस्टमर, सो कस्टमर भी हमारे एक्सटर्नल कस्टमर का ही पार्ट होंगे। सो इंटरनल कस्टमर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस आ जाते हैं, और एक्सटर्नल कस्टमर जो है वो कौन आ जाएंगे, हमारे हमारे एजेंट्स, हमारे होलसेलर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे डीलर्स। So different organization or individual which take the ownership and undertake risk or add value by making the goods available at a place of a final good, that is called as a external customer.
बच्चे ये दोनों डेफिनेशन रीड करो, देखो इनका डिफरेंस क्लियर हुआ। अब मत बोलना बच्चे। नेक्स्ट थिंग इज conceptual model of service quantity. Service quantity is a measure to extent to which the customer is experiencing the level of services that he or she is expected. अगर हम सर्विस क्वांटिटी की बात करें तो सर्विस क्वांटिटी का मतलब क्या है कि एक कस्टमर को किस लेवल की सर्विसेज चाहिए या कस्टमर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है सर्विस के रिगार्डिंग. So service quantity is the match between what the customer expect and what the customer experience. So इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, perceived performance multiply by 100 divided by desired expectations. मतलब अगर हम सर्विस क्वालिटी की बात करें तो सर्विस क्वालिटी क्या है कि कस्टमर ने क्या एक्सपेक्ट किया था और कस्टमर ने एक्सपीरियंस क्या किया है सर्विसेज के रिगार्डिंग. तो मतलब उसकी परसीव्ड परफॉर्मेंस क्या उसको मिली है डिवाइडेड बाय उसकी डिजायर एक्सपेक्टेशंस, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस थी और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज द सर्विस क्वालिटी फॉर्मूला. बच्चे नेक्स्ट आपका दैट इज ऑलमोस्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस. इसके बाद एक आधा छोटा से टॉपिक है. सो दिस इज अ व्हाट इज अ सिनेरियो ऑफ लॉजिस्टिक इन इंडिया, कि इंडिया में हमारे जो लॉजिस्टिक्स हैं उनका क्या रोल है और कैसे वो काम कर रहे हैं. सो स्टार्टिंग विद लॉजिस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया, कि इंडिया की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो है हाउ वेल दे आर वर्किंग. India is being touted as a land of opportunities for the logistic services provider all over the world. अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स अपॉर्चुनिटी है दैट इज वेरी एट वेरी गुड हेलो क्वांटिटी और वॉल्यूम. सो दो एक सेकेंड क्लास. The Indian logistic market represents $50 billion and is growing at a rate of 7% per annually. देखो बेटा इंडिया में इतनी सारी कंपनीज, मतलब इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, या हमारा कोई भी प्रोडक्शन सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स इज देयर फॉर एवरीवन. कि लॉजिस्टिक्स की तो नीड हर जगह है ही है, बिना लॉजिस्टिक्स के काम हो ही नहीं सकता. मींस ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, दैट इज ऑलमोस्ट नीडेड इन एवरी सेक्टर. एक आईटी सेक्टर को छोड़ के बेसिकली बाकी हर सेक्टर में हमारे ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट उतनी ही है. सो बेसिकली इंडिया की जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है बच्चे, इट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ऑफ कोर्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन हमें पता है 4 तरीकों से की जा सकती है, रोड, रेलवे, सीज एंड एयर. सो एनवायरमेंटल स्कैन हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में. हमें पता है एनवायरमेंटल स्कैन का मतलब क्या है. व्हेन वी आर मॉनिटरिंग आवर एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू नो कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन से थ्रेट्स हैं, कौन सी हमारी वीकनेसेस है और कौन सी जो है
हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। सो अगर हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की, तो व्हाट आर द फीचर्स इन दैट स्कैनिंग? नंबर ऑफ स्मॉल इंटीग्रेटेड प्लेयर। ये जो हमारी लॉजिस्टिक्स है, ये कोई ये नहीं है कि एक बहुत बड़ा मतलब एक ही बिजनेसमैन है या एक ही कंपनी है जो ये हमें लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रही है। सो देयर आर अ नंबर ऑफ प्लेयर्स विच आर प्रोवाइडिंग अस लॉजिस्टिक सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो है दैट इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ अ प्रोडक्शन कॉस्ट, कि जितनी हमारी प्रोडक्शन में खर्चा होता है उसका आप 40% लगा लो, उतना खर्चा तो ट्रांसपोर्टेशन में हो जाता है इफ वी आर talking about logistics. Logistic cost around 13% of GDP compared to 8% in US. अगर हम GDP की बात करें तो इंडिया में 13% जो है that GDP is from logistic sector, और as compared to US there is only 8% in logistics. Growth in the Indian economy is a major driver factor for a demand in the logistic industry. देखो इंडिया की इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो की है, अगर हम पास्ट 20 या 30 ईयर्स की बात करें तो उस हिसाब से जो हमारी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की डिमांड है दैट आल्सो ग्रोस। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है मींस हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई है। अगर हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हुई है, फॉर मेटिंग दोज डिमांड्स हमारी फैक्ट्रीज में हमारी जो कंपनीज हैं वो ज्यादा इंक्रीज हुई हैं इन ऑर्डर टू मेट दोज डिमांड्स। तो अगर फैक्ट्रीज इंक्रीज हुई हैं, कंपनीज इंक्रीज हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़े हैं, तो एज फॉर देयर नीड्स लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो है हमारी वो भी इंक्रीज करेगी, उनकी डिमांड भी राइज हुई है। जैसे हमारी फैक्ट्रीज केमिकल्स हो गए, हमारे मेटल्स हो गए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, सीमेंट है, टेक्सटाइल है, ये जो है ये लॉजिस्टिक्स का ज्यादा यूज करते हैं। जैसे केमिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना फॉर ट्रांसफरिंग मेटल, या हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं ये जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड होते हैं बच्चे, जो हम डे टू डे लाइफ हमारे जैसे सॉल्ट हो गए, सोप हो गए, ये सब चीजें हमारी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का पार्ट है। इफ यू आर ट्रांसफरिंग सीमेंट और टाइल्स, ये 5 ऐसे कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कि लॉजिस्टिक की इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, उनके रेवेन्यू जनरेट करने में उन्हें हेल्प कर रहे हैं। देन इज हमारा जो रोड नेटवर्क है इंडिया का, मतलब चलो इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, 3.3 मिलियन किलोमीटर। मींस आप कह सकते हो कि जो रोड नेटवर्क है दैट इज वेरी, मतलब रोड्स आर नॉट अप्रोप्रिएट बट देयर आर वेरी लार्ज रोड नेटवर्क जो कि ऑलमोस्ट आपका 3.3 मिलियन किलोमीटर कवर कर रहा है एज कंपेयर टू यूएस। यूएस जो है वो लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है दैट इज 6.4 मिलियन, और चाइना का जो रोड नेटवर्क है दैट इज 1.8 मिलियन किलोमीटर्स। और नेशनल हाईवे देखें हमारे इंडिया में तो दैट इज 2% ऑफ अ टोटल रोड लेंथ। जितनी रोड लेंथ है उसके 2% तक के नेशनल हाईवे है, बट कैरी 40% ऑफ अ गुड ट्रैफिक ऑफ इंडिया। बट ये रोड्स जो हैं ये सिर्फ इंडिया की 40% की ट्रैफिक को कैरी करती हैं, मतलब इंडिया की टोटल 100% में से 40% जो है दैट इज ट्रेवल थ्रू रोड्स। Now road network carry nearly 65% of a freight and 85% of a passenger traffic. This is very simple points. ये road network की हमारी road transportation की जो है features है कि हमारा रोड नेटवर्क जो है वो 65% ऑफ रेवेन्यू जनरेट करता है और 85% जो है वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। व्हीकल ओनरशिप है, हमारे इंडिविजुअल ट्रक ओनर्स हैं जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली रोड्स के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन या सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है दैट इज इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल ट्रक ओनर्स। Then 67% of our vehicle owners have fleet or less than 5 vehicles. ट्रैफिक ऑन रोड इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 7 to 10% पर एनम। हर साल जो है 7 से 10% की ट्रैफिक जो है वो सड़कों पे इंक्रीज हो रही है। और गवर्नमेंट जो है दैट स्पेंड 12% ऑफ अ कैपिटल एंड 3% ऑफ अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रोड। नाउ दीज आर फिगर्स, वी ऑल नो कि हाउ गवर्नमेंट आर डूइंग फॉर द रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, बट यस 12% ऑफ अ कैपिटल जो है गवर्नमेंट हर साल या हमेशा रोड्स के ऊपर स्पेंड करती है, ताकि रोड जो हाईवेज वगैरह बनाते हैं ताकि ट्रेवलिंग जो है वो इजी हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सामान कम टाइम पे पहुंचा जा सके।
ये कुछ आपके मेजर रोड्स प्रोजेक्ट हैं जो बनाए गए थे फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्टिंग 4 मेजर सिटीज, दिल्ली, मुंबई, चाइना एंड कोलकाता। सो ये जो आपका हाईवे टाइप इन्होंने बनाया था, दिस इज अ प्रोजेक्ट जिन्होंने 4 मेट्रोपॉलिटन एरियाज को रोड के साथ कंबाइन किया था, और ये ऑलमोस्ट 5846 किलोमीटर की जो आपकी रोड्स थी, रोड प्रोजेक्ट था, ये बनाया गया था। और ये एक तरह से क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड्स होते हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं बेसिकली। तो ये दिल्ली, मुंबई, चाइना और कोलकाता, ये इन 4 मेजर सिटीज को आपस में कनेक्ट करता था। उसके अलावा नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स बनाए गए, जिनका की मोस्टली आपकी लेंथ आप कह सकते हो 7300 किलोमीटर थी। दिस इज कनेक्टिंग श्रीनगर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड सियाचिन इन द ईस्ट टू पोरबंदर इन द वेस्ट। मींस ऑलमोस्ट सारे इंडिया को इन नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ने आपस में कनेक्ट किया है। दिस इज अनदर मेजर रोड प्रोजेक्ट। ये जो रोड प्रोजेक्ट्स है बच्चों, ये बेसिकली इसलिए बनाए गए ताकि जो हमारे लॉजिस्टिक्स है, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है या लोगों को भी बाय रोड अगर ट्रेवल करना है, दैट इज वेरी इजी फॉर देम। देखो अगर सिटीज के बीच में से जाते हैं देन इन दैट केस ट्रैफिक इतनी है, पर्सन स्टक हो जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल कि टाइमली हम अपना सामान जो है वो डिलीवर कर पाए। सो दीज आर द सम मेजर रोड प्रोजेक्ट्स जिनके थ्रू हमारी जो कनेक्टिविटी है डिफरेंट एरियाज के साथ, डिफरेंट सिटीज के साथ, डिफरेंट स्टेट्स के साथ, वो इजी हो गई है, स्ट्रेट वे हो गई है। सो पोर्ट कनेक्टिविटी एंड अदर प्रोजेक्ट। पोर्ट कनेक्टिविटी मीन्स आपके ये जो कह लो जहाँ पे आपके शिप्स वगैरह लैंड करते हैं उनकी कनेक्टिविटी, और कई और जो है प्रोजेक्ट फ्यूचर में बड़े सारे इन्होंने प्रोजेक्ट्स लाइक कई हाईवेज, बाईपासेस, ब्रिज और ये सारे आपके फ्यूचर रोड प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट ने प्लान किए थे और अभी बन रहे हैं, इन वर्क इन प्रोग्रेस है। सो ये देखो, ये आपका जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिन्होंने 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट किया था, ये बीच में जो आपके ग्रीन लाइन है दैट इज अ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, कि ये दिल्ली, यहाँ से मुंबई, यहाँ से चेन्नई एंड यहाँ से कोलकाता। मींस इन्होंने 4 मेजर सिटीज को जो है वो कनेक्ट किया था बाय रोड्स और हाईवेज और मेकिंग बाय बाईपासेस। उसके बाद अगर हम रेलवेज की बात करें तो ये तो हमें पता ही है कि हमारा इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है ये ऑलमोस्ट आपका लार्जेस्ट नेटवर्क है। आप कह लो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, जो कि 81,511 किलोमीटर स्प्रेड है और ऑलमोस्ट 6896 स्टेशंस को ये कवर करता है। सो 6896 स्टेशंस मींस 6896 एरियाज ही आप कह सकते हो जिनको ये कवर कर रहा है। सो the freight segment account for roughly 2/3 of a railway revenues. of course रेलवे जो है वो भी काफी रेवेन्यू जनरेट करती है इन लॉजिस्टिक्स की हेल्प से। और जो सबसे बड़ा आपका रेलवे नेटवर्क है दैट इज ऑफ अ चाइना। द टन किलोमीटर कॉस्ट फॉर अ इंडियन रेल फ्लाइट इज 3 times दैट ऑफ अ चाइना। और जितना सामान इंडियन रेलवेज के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है वो आप कह लो कि चाइना में जितना किया जाता है उससे 3 गुना ज्यादा इंडिया में किया जाता है। So rail service has been liberalized. Reliance Industry, P&O Ports, AP Logistics, Mark, Central Warehousing Corporation, Adani Logistics have shown their interest in these sector. ये कुछ मेजर इंडस्ट्रीज हैं जो कि लॉजिस्टिक्स के थ्रू रेल फ्राइट प्राइवेटाइजेशन मींस जब ये रेलवेज, ये अभी भी काफी सुनने को मिला था कि हमारा रेल सेक्टर जो है दैट बिकम अ प्राइवेट सेक्टर, वो प्राइवेटाइज हो गया है। सो ये जो कुछ मेजर इंडस्ट्रीज हैं उनका इस सेक्टर की और ध्यान है काफी, बिकॉज रेल लिबरलाइज हो गई है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा रूल्स एंड रेगुलेशंस, उससे हटाया गया है। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनका मेजर काम क्या है कि इन्होंने इजी वेज या कह लो एक बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ताकि जो टाइमली डिलीवर हो सके प्रोडक्ट। और बेसिकली फ्राइट के केसेस में आपको सबको पता है कि हाँ रेलवे जो है इट इज अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ फ्राइट की मोनोपोली है इंडियन रेलवे कि बेसिकली अगर एक जगह से दूसरी जगह हमें ट्रेवल करना है तो ओनली वे एक मिडिल मैन के पास, मिडिल क्लास आदमी के पास इस रेलवेज, या तो वो बस से ट्रेवल कर सकते हैं या वो रेलवे से ट्रेवल कर सकते हैं। रेलवे सेक्टर इज अ बिगेस्ट मोनोपोली। अगर आप लोगों को मोनोपोली की एग्जांपल देनी है दैट इज वेरी गुड एग्जांपल कि रेल वाले जितना मर्जी प्राइस उसका इंक्रीज कर दे, अगर किसी को अब जाना है तो उन्हें वो दिस इज द ओनली वे कि अगर उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो।
Then is C. India has 12 major and 184 minor intermediary ports spread over the coastline of 7,005. अब सीज के थ्रू भी हमारा जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है और ऑलमोस्ट 76% की ट्रैफिक जो है दैट वाज होल्ड बाय 12 मेजर पोर्ट्स. मतलब जो आपकी सारी स्टेट्स समुंदर के पास पास पड़ती हैं, लाइक जैसे आपकी स्टार्ट हो जाती है नीचे से तमिलनाडु होगी, कन्याकुमारी हो गई आपकी, चेन्नई, बॉम्बे हो गया आपका, केरला हो गया, ये सारी चीजें जो हैं दैट जिनके पास पोर्ट्स भी होंगे जहाँ के थ्रू शिप्स ट्रेवल कर रही हैं, सामान यहाँ से वहां लेके आ रही हैं. इंडिया वेस्ट कोस्ट पोस्ट हैंडल 70% ऑफ अ ट्रैफिक. इंडिया का जो वेस्टर्न साइड के पोर्ट्स हैं वहां से जो है मेजर सामान जो डिलीवर किया जाता है. इंडिया नाउ हैज द लार्जेस्ट मर्चेंट शिप फ्लीट अमंग डेवलपिंग कंट्रीज. इंडिया रैंक 17th इन द वर्ल्ड ऑफ ए शिपिंग टोनेज. अगर शिप से सामान लेने की बात करें तो 17th पोजीशन पे है इंडिया. इंडिया शेयर ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सर्विस इज 1% ऑफ अ वर्ल्ड मार्केट. कि मरीन के थ्रू, मरीन मतलब बाय सी और बाय शिप जितना भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जितनी भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दी जा रही है वो पूरे वर्ल्ड मार्केट की 1% जो है वो शेयर उसका इंडिया के पास है. Container traffic have registered an impressive growth of 15% over the last 5 years. हम अब अगर हम शिप्स के थ्रू सामान दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो कंटेनर्स में पैक होता है, उनकी पैकेजिंग जो है दैट इज इन कंटेनर. और पिछले 5 सालों में वो कंटेनर ट्रैफिक की कंटेनर जो है बड़े सारे ऑलमोस्ट 15% हमारे इंक्रीज हुए हैं रजिस्टर्ड में, कि जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उसके अलावा बच्चे पोर्ट भी जो है हमारे वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं. जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है दे आर प्राइवेटाइजिंग द पोर्ट्स ऑल्सो. उस केस में भी कुछ मेजर इंडस्ट्रीज हैं जिनका इनमें इंटरेस्ट है, जो इनको कह लो आप मैनेज कर सकती है. जैसे दुबई पोर्ट अथॉरिटी हो गई, P&O है, कोई गैमन इंडिया है, CWC है. दीज आर मेजर प्लेयर्स कि जो इनको इनका जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है. दे आर कह लो आप दे आर डोमिनेटेड प्लेयर जो कि डोमिनेट कर रहे हैं उस सेक्टर को. सो नेक्स्ट हमारा आता है ये. अब देखो यहाँ पे जितने भी हमारे आप कह लो सी के थ्रू हमारे स्टेट्स लगते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात, राजस्थान, सॉरी गुजरात, मुंबई, गोवा, नीचे केरला और यहाँ से, ये सारे में जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती है दैट इज मेनली थ्रू शिप्स. And then last is aviation. Aviation means our air. So aviation hold a small share. Aviation जो है वो बड़ा कम शेयर हमारा लेता है इंडिया की अगर हम ट्रांसपोर्टेशन देखें. एयर फ्राइट इज, इसका रीजन क्या है? क्योंकि एयर फ्राइट इज वेरी एक्सपेंसिव और इंडिया इन कंपैरिजन टू रोड्स एंड रेलवेज के थ्रू सामान भेजना या रोड्स के थ्रू सामान भेजना दैट इज क्वाइट अफोर्डेबल फॉर एनीबडी. क्योंकि हम एयर फ्राइट्स को कई लोग जो है वो मैनेज नहीं कर पाते, कई लोग उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते. So in that case, the size of world air cargo market is estimately 27 million tons and value added to $200 billion. और इंडिया का बच्चे जो ग्लोबल एयर कार्गो है दैट इज 3%. अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें तो 3% तक का जो है वो सामान इंडिया से बाय एयर कार्गो मीन्स बाय एविएशन जो है वो जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है. और इसमें जो बाय अगर हम एविएशन सेक्टर के देखें तो गारमेंट, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, कोई केमिकल्स हैं, कोई फ्लावर्स, कोई जो चीजें इजीली खराब हो सकती हैं जिन्हें पहुंचाना बड़ा लेस टाइम में होता है, तो उनको बेसिकली एयर कार्गोस के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है. लाइक मेजर इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट्स मुंबई, चाइना, बेंगलोर, त्रिची, हैदराबाद, दिल्ली, कोयम्बटूर और कोचीन, ये सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे कार्गो एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ पे सामान उतरता है बाय योर प्लेन्स. और इसके अलावा बच्चे देयर इज अ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स आल्सो. Third party logistics imply that one company act as agent to look after the logistic aspect of another company or the group company. बच्चे थर्ड पार्टी मतलब अब हम डायरेक्टली अपना सामान किसी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आगे कोई कंपनीज हैं जो लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रही हैं. दैट थर्ड पार्टी एक्ट एज अ एजेंट, कि उन्होंने हमसे सामान लिया है, वो हमारे लिए एजेंट एज अ एक्ट कर रहे हैं ताकि वो उस सामान को आगे जिनको पहुंचाना है वो उन्हें पहुंचा सके.
सो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स भी है, कईयों ने कंपनी ही लॉजिस्टिक्स की खोली होती है, उनकी सर्विसेज ही ये है कि उन्होंने आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है. So third party logistics entails a study of a customer business, supply chain and distribution network in order to formulate a comprehensive integrated logistics strategy which help render all supply related services from the single window. कि third party logistics basically customer business है supply chain का या distribution network का, जो कि कस्टमर को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि वो उनकी सर्विसेज को पहुंचा रहे हैं. वहां पे कस्टमर का कोई रोल नहीं होता, कस्टमर अपना सामान उन्हें दे आता है, उनसे वो नंबर और जो भी वो डिटेल्स देते हैं वो ले आते हैं और सामान हमारा जिसको हमने पहुंचाना होता है वहां तक पहुंच जाता है. सो बेसिकली 3% जो कंट्री की लॉजिस्टिक्स है वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के अंदर कवर होती है हमारी, और ये और भी आगे ग्रो कर जाएगा, 3 से 20% तक का ग्रो करने का इसकी एस्टिमेशन है. The practice in India reveals that warehousing and outbound transportation, customer clearing and forward are the most frequent outsourced activity. So India में warehousing, हमारी मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल पैकेजिंग, ये सब चीजें जो हैं दैट इज इम्पोर्टेंट, और इनके लिए भी एक थर्ड लाइक हमारी तो कंपनीज हैं ही हैं, आगे ये सब काम करने के लिए भी कंपनीज खुली हुई हैं. सो उसे ही हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स बोलते हैं. Activities such as packaging, fleet management, consolidation have started gaining attention for outsourcing. कि पैकेजिंग करने के लिए हमने अपना सामान किसी थर्ड पर्सन को हायर किया है, थर्ड पार्टी. फ्लीट मैनेजमेंट, हमारा सामान कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उस चीज को मैनेज करना, ट्रैक करना. देन ये सब चीजें जो है ये आज के टाइम पे लाइक लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो ये सब काम भी करे, सो दे आर हायरिंग सम पर्सन कि जो उनके लिए ये काम करे. सो इसलिए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स भी आज के टाइम पे बड़ी ज्यादा पॉपुलर हो रही है. बच्चे नेक्स्ट इज ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर लॉजिस्टिक इन इंडिया, कि इंडिया में लॉजिस्टिक्स कैसे और इंक्रीज हो सकता है. पहले जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी इंक्रीज होगी वैसे वैसे लॉजिस्टिक मार्केट भी इंक्रीज होगी. अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूम पे जा रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में सामान बढ़ेगा, तो हमारी लॉजिस्टिक्स ऑफ कोर्स इंक्रीज होंगी. एक्सपेक्टेड राइज इन इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम इंडिया, अगर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हो रहा है इट ऑल्सो इंक्रीज द लॉजिस्टिक सर्विसेज इन इंडिया. एमएनसीज जो हैं वो सेटअप हो रही हैं, यूनिट सेटअप हो रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, बड़ी बड़ी कंपनीज खुलेंगी तो ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्हें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग ये सब चाहिए, तो लॉजिस्टिक्स इंक्रीज होगा. गवर्नमेंट थ्रस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, $17 बिलियन टू अपग्रेड हाईवे नेटवर्क्स. हाईवे के नेटवर्क्स जो है वो गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट फोकस करती है तो हाईवे नेटवर्क्स हमारे इंक्रीज होंगे. इट हेल्प्स इन increasing the efficiency of logistics. Implementation of VAT will lead the growth of warehousing services in business. अगर value added tax लग रहा है तो उससे जो warehousing business है वो increase होगा. Then opening of organized retail sector, attracting retail chains like Walmart and Carrefour in addition to Indian player like Pantaloons and Reliance. और रिटेल सेक्टर जितने हमारे बढ़ेंगे, जितनी हमारी रिटेल चेन्स बढ़ेंगे, उससे ही हमारा लॉजिस्टिक्स जो है वो इंक्रीज करेगा.
हाँ जी, a network of highways connecting India's with the 4 metropolitan city. The answer is golden quadrilateral. ये लॉजिस्टिक पार्क्स और डीप वाटर पार्क ये किसने टिक किया है? ये आपने अभी जो हमने लेक्चर किया है ये आपने वर्ड सुने भी है कहीं पे, लॉजिस्टिक पार्क्स या डीप वाटर पार्क? अभी हमने सिर्फ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात की थी कि नेटवर्क जो हमारे 4 मेजर सिटीज हैं, जो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, इन 4 सिटीज को इन्होंने बाय हाईवेज के कनेक्ट किया है ईच अदर के मतलब एक दूसरे के साथ। तो उसको हम हाईवेज को, जो नेटवर्क का हाईवेज का नेटवर्क है, उसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सो बच्चे, आज का जितना भी अभी हमने किया अभी तक, इज दैट क्लियर? समझ आया सबको? यस मैम। एक सेकेंड बच्चे।